नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये फीचर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो पहले मैं एक बार बता देता हूँ मैं करवाने क्या वाला हूँ। जैसे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहले हम सारे फीचर्स को पढ़ लेंगे। अब क्या होगा कि जो भी फीचर्स है हर एक फीचर्स की ना एक केस स्टडी है। और केस स्टडी भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं। केवल फीचर ही फीचर नहीं पूछा जाता। जैसे कि हर एक जो भी फीचर हम जैसे यहाँ पे मेंशन है, एक दो तीन चार जितने भी फीचर्स दिए गए हैं उन हर एक फीचर की केस स्टडी है। सो अब से जितनी भी वीडियो आएगी, आज तो मैं एक फीचर की केस स्टडी बता दूंगा। अब आगे जितने भी वीडियोस आएगी हर एक फीचर की केस स्टडी दी गई है। वो केस स्टडी भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से भी आते हैं। तो शुरुआत करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है। अगर क्या होगा कि अगर आपको डेमोक्रेसी की विशेषताएं पता होगी, उसके फीचर्स पता होगा, तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि किसी भी देश के अंदर आपको ये चेक करना होगा कि अच्छा, आपसे मैंने बोल दिया कि अच्छा इस देश को बताओ कि आप ये जो देश है, कंट्री है, क्या ये डेमोक्रेटिक है या नहीं। आप इन फीचर्स की मदद से आप ये पहचान पाओगे कि हाँ सर, नहीं ये डेमोक्रेसी है, नहीं सर ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो फीचर्स डेमोक्रेसी को पहचानने में मदद करेगा कि कौन सा देश सच में डेमोक्रेटिक है और कौन सा नहीं, जो केवल अफवाह ही कहते हैं, केवल कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक है। तो शुरुआत होता है पहले पॉइंट से। क्या कहा जाता है, पहला पॉइंट आता है फीचर्स का कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड लीडर्स। यानी देश के अंदर जो भी मेजर डिसीजंस होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाएगा। यानी जनता जिसको चुनेगी वही मेजर डिसीजंस लेगा। क्लियर। जैसे हमारे देश के अंदर क्या है कि हम अपने सीएम को चुनते हैं, पीएम को चुनते हैं, और होता भी यही है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है। हमारे देश के अंदर जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो या तो पीएम के द्वारा लिए जाते हैं, या तो सीएम के द्वारा लिए जाते हैं, या फिर ऐसे पर्सन के द्वारा लिए जाता है जो कि जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। क्लियर। अगला आता है, कई सारे डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जिसको हम नहीं लेते, जैसे कि जज वगैरह होते हैं, उनको तो हम नहीं चुनते, लेकिन फैसले वो भी लेते हैं, लेकिन वो बात अलग हो जाती है। क्लियर। अभी क्या होता है, दूसरा आता है पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्टिसिपेंट खड़े होते हैं कि आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो। वो अपने प्रोमिस करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या होता है कि कोई भी डेमोक्रेसी की सबसे अच्छा फीचर ये है कि कोई भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी जो पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आप थोड़े पागल मेंटल नहीं होने चाहिए ना। अब मेंटल इंसान अगर देश चलाएगा तो फिर तो देश का भला हो गया, पागल इंसान को तो हम नहीं दे सकते ना देश को चलाने के लिए। कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्शंस की पहली चीज कुछ कंडीशंस होती है। आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहो तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी चीज डेमोक्रेसी की अच्छी बात है कि वो कोशिश करता है कि जो इलेक्शंस हो फेयर हो, निष्पक्ष तरीके से हो, कोई भी उसमें गड़बड़ियां ना हो, घपलेबाजी ना हो। पता चले जनता मुझे चुनी और मेरे वोट सारे ट्रांसफर हो गए किसी और पर्सन को क्योंकि गड़बड़ियां हो गई। इस तरीके से प्रैक्टिसेस ना हो, कोई किसी को डराए ना धमकाए ना। वहां पे ऐसा ना हो कि लोग बंदूक लेके उसको डराए, भाई अगर तूने मेरे को वोट नहीं दिया ना तो तू गया। इस तरीके से क्या होता है कि रोकता है डेमोक्रेसी, और वो पूरी कोशिश करता है कि देश के अंदर जो चुनाव हो वो अच्छे तरीके से हो, उसमें फ्रॉडबाजी ना हो। अगला क्या होता है कि वन डेमोक्रेसी का फीचर है कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये दो दो बार वन पर्सन लिखा है, हालांकि एक ही बात है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू कहने का मतलब है कि एक पर्सन होगा, वो एक ही वोट डालेगा और उसकी वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। अगेन, एक पर्सन, मैं, अगर मैं वोट डालने जाऊंगा तो मेरी वोट, एक ही वोट मैं डाल सकता हूँ। क्लियर। और मेरे वोट की भी वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं दिल्ली में भी वोट कर रहा हूँ, किसी दूसरे स्टेट में भी वोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग करते हैं वो गैर कानूनी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। आप केवल एक ही जगह से वोट कर सकते हो, किसी एक ही स्टेट से वोट कर सकते हो जहां पर आप रहते हो। ये नहीं कि आप दिल्ली में भी वोट कर रहे हो फिर दूसरी स्टेट में भी वोट कर रहे हो, ये गलत होता है जो लोग ऐसा करते हैं। क्या होता है, अब इसमें ये भी बताया गया कि उनकी वोट की वैल्यू एक ही होगी। जैसे मैं हूँ,
दिल्ली के अंदर मैं रह रहा हूँ, ठीक है, और दिल्ली के अंदर देश का सबसे अमीर इंसान भी रह रहा है, क्लियर। अभी क्या होगा कि ऐसा ना हो कि उसके धर्म, जाति, रंग या किसी भी पर्सन के धर्म, जाति, रंग के हिसाब से उसकी वोट की वैल्यू को अप या डाउन कर दिया जाए। यानी अगर मैं वोट डालने जाऊं तो मेरी वोट की वैल्यू एक, और हमारे देश के अंदर जो सबसे रिच पर्सन है वो वोट डालने जाए सो उसकी वोट की वैल्यू दो हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी ये कहता है कि आप अमीर हो, गरीब हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, आपका रंग कुछ भी हो, सभी की वोट की वैल्यू क्या होगी, एक होगी। यानी मेरी भी वोट की वैल्यू अलग होगी, दूसरे जेंडर वाले लोगों की भी वोट की वैल्यू एक होगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी की वोट की वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी। ये डेमोक्रेसी, यानी सबको इक्वालिटी की नज़र से देखता है। अगला होता है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। क्या कहता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी यही कहता है कि देश के अंदर लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है, कानून का शासन होगा, कानून ही देश के अंदर सब कुछ है। और एक देश के अंदर एक ऐसा कानून होगा जो सबकी बात करे, किसी एक समूह की बात ना करे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात ना करे। एक ऐसा कानून होगा जो सभी लोगों की बातें करता हो। दूसरी चीज क्या बताया जाता है कि रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी क्या होता है कि हम सारे लोग अलग हैं, क्लियर। हमारे बोलने का, हमारे सोचने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। साथ ही साथ हमारे पूजा पाठ करने का तरीका, देश इंडिया के अंदर कितना बड़ा है, बहुत ही सबका अलग है। सो डेमोक्रेसी क्या करता है, जो भी उनके राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उन सभी के अधिकारों की रक्षा वो करता है। ये डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो देश के अंदर अगर वो एक ग्रुप, पर्टिकुलर एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है तो वो बी ग्रुप को भी सपोर्ट करे, क्लियर। ऐसा डेमोक्रेसी नहीं करता कि वो ए ही ग्रुप को सपोर्ट करता है और बी ग्रुप को नहीं करता, क्लियर। सो हम लोग क्या है, इंसान है, तो इंसानों को जैसे बहुत सारे राइट्स है, जैसे बोलने का अधिकार है हम लोगों को, कहीं भी आने जाने का अधिकार है। सो जितने भी राइट्स है, डेमोक्रेसी वो पूरी कोशिश करता है कि देश के अंदर हर एक पर्सन को प्रॉपर उसका राइट मिले, किसी से उसका राइट छीना ना जाए। सो ये सब तो फीचर्स थे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाए तो आप एज इट इज लिख देना। अभी क्या होता है कि हर एक फीचर के हम अब करने वाले हैं केस स्टडी। सो सबसे पहले केस स्टडी हम करेंगे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो ये हमारा पॉइंट था कि देश के अंदर अहम जो भी फैसले होंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाएंगे, उसमें एक केस स्टडी है। चलिए इस केस स्टडी को हम समझते हैं। बात आती है पाकिस्तान से, और इनकी पाकिस्तान की अगर आप कभी वो हिस्ट्री देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इनमें ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इनके पीएम, कभी पीएम आ जाते, कभी राष्ट्रपति आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं। मतलब इनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये पाकिस्तान के लोग ही इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अदरवाइज जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है वही समझ सकता है। अदरवाइज कोई दूसरा पर्सन को बहुत ही ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा इनकी उठक पटक को। बहुत ही ज़्यादा इनमें केस हिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान वालों में। जब इनके राष्ट्रपति या उसके बारे में पढ़ते हैं बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो शुरुआत करते हैं, ये सब छोड़ो, शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो इनकी फोटो ये रही, इन्होंने क्या किया, एक मिलिट्री कूप किया अक्टूबर 1919 में। और इसके तहत उन्होंने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, ये पर्सन थे, इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट को क्या कर दिया, हटा दिया, और खुद को अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। यानी नवाज शरीफ ने क्या किया, माफ कीजिएगा, परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि इन्होंने खुद को, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। और देश के जो पीएम थे, पाकिस्तान के जो पीएम थे नवाज शरीफ, इनको इनकी डेजिग्नेशन से हटा दिया गया। इन्होंने अपने आप को पीएम तो नहीं घोषित किया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया, लेकिन काम सारी पीएम वाले ही कर रहे थे, ठीक है। पावर्स इन्होंने अपने पास पीएम जैसे ही रख रखी थी, और इनको जनता ने इनको चुना था, इनको मिलिट्री का पावर यूज करके इनको उन्होंने हटा दिया। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि बाद में वो अपनी डेजिग्नेशन को चेंज करते हैं। कौन चेंज करता है, ये बंदे मिलिट्री वाला, परवेज मुशर्रफ इनका नाम है। ये अपनी डेजिग्नेशन को चेंज करते हैं और अपने आप को देन प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। और 2002 में क्या करते हैं, एक रेफरेंडम निकालते हैं, और अपना जो जैसे इनका टेन्योर इस टाइम खत्म होने वाला था, सो ये क्या करते हैं, 5 ईयर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यानी 5 ईयर के लिए उसको और बढ़ा देते हैं। इसके लिए रेफरेंडम का यूज करते हैं। दरअसल रेफरेंडम क्या होता है कि जनता से एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन किया जाता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जनता को अपनी राय देनी पड़ती है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या मुझे राष्ट्रपति, आने वाले
5 सालों के लिए राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। सो जनता ने वहां पे क्या किया, वोट दिया, और उस वोट में ऑफकोर्स ये जीत गए। और वोट में, रेफरेंडम में ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि इनको वोट दे दिया कि हाँ हाँ ठीक है, आप प्रेसिडेंट बन जाओ। क्लियर। अभी क्या होता है कि जो वहाँ की जो पाकिस्तानी मीडिया होती है और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट होते हैं, जो निगरानी रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, नजर रखते हैं देश कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, और वहाँ की जो मीडिया वो सब कहती है कि ये जो रेफरेंडम था ना वो माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड था, यानी पूरी तरीके से धोखाधड़ी है। जो रेफरेंडम था वो फेक रेफरेंडम था, फेक इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियां की गई थी। आपने वोटिंग्स को इधर उधर कर दिया, आपने लोगों को डराया धमकाया, या अलग अलग तरीके से आपने प्रैक्टिसेस की, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया उसको हम ये नहीं कह सकते कि एक सच्चा रिजल्ट है। क्यों सच्चा रिजल्ट नहीं है? क्योंकि आपने इसके पीछे क्या किया, बहुत ही ज्यादा फ्रॉड किया और धोखाधड़ी की है। सो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट उनके इस एक्सटेंशंस को नहीं मानते। वो कहते हैं भाई फ्रॉड किया इसने, झूठ मतलब फ्रॉड करके ही पहुंच गया वहां पर। अभी क्या होता है कि अगस्त 2002 में क्या होता है कि अगेन वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करता है, जिसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो देश का संविधान होता है, यानी देश के अंदर होता है ना कि हमारे जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये बताता है देश कब क्या करेगा, कौन से फैसले किसे लेना चाहिए। ठीक है। सो देश के उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके उसने क्या किया कि वो जो प्रेसिडेंट है अब वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। नेशनल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल यानी स्टेट असेंबलीज। यानी जो सेंट्रल असेंबलीज होती हैं और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, इन दोनों ही असेंबलीज को क्या कर सकता है, ये अबॉलिश कर सकता है, डिसमिस कर सकता है प्रेसिडेंट अगर चाहे तो। ये बहुत ही बड़ी पावर है। ठीक है। सो अभी क्या होता है कि द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, यानी जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट वो होता है जो देश के अंदर जैसे पॉलिसीज वगैरह बनाता है, जो देश के अंदर कानून वगैरह बनाने का काम करता है। हालांकि बहुत सारे इनके काम है, मैंने तो कुछ काम बताए हैं। ये सारे के सारे सुपरवाइज किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और जो नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल होगा, इसके अंदर सारे जो जो भी डोमिनेटेड मेंबर्स थे वो कौन से मिलिट्री ऑफिसर्स थे। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी मेंबर्स थे, ये इनका साइन है, नेशनल सिक्योरिटी के जो भी मेंबर्स रहेंगे वो कौन से मेंबर्स थे, मिलिट्री के बंदे थे। अब एक बात बताओ कि एक सिविलियन कैबिनेट है, सिविलियन कैबिनेट में वो बंदे होते हैं जिसे जनता चुनकर भेजती है, जनता जिसे इलेक्ट करती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में किसका डोमिनेंस था, मिलिट्री का डोमिनेंस था। मिलिट्री जैसा कहेगी इन लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा। तो क्या एक बात बताओ कि क्या ये कभी इंडिपेंडेंट तरीके से कोई कानून बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि बार बार निगरानी ये इनके निगरानी में रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो इनका इनके बनाए गए कानूनों को रोक भी सकता है, इनके बनाए गए लॉ पे आपत्ति भी कर सकता है। सो इनको तो फ्रीडम नहीं मिली ना, जनता ने इनको चुन के भेजा, डिसीजंस ये लोग ले रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बंदे जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स है। जनता ने तो इनको चुना नहीं है। सो आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। सो आफ्टर में क्या हुआ कि इसके जब इन्होंने ये लीगल फ्रेमवर्क चाहे बात कर दिया था, ऑर्डर कर दिया था, देन उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शंस भी होते हैं देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर इलेक्शंस नहीं होता, इलेक्शन के अंदर लोग चुनकर भी आते हैं, स्टेट के नेशनल के अंदर भी आते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर भी आते हैं, यानी स्टेट के अंदर भी आते हैं, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर भी बंदे चुनकर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो मेन पावर्स होती है, कुछ पावर्स इन लोगों को भी मिली रहती है, लेकिन जो मेन पावर्स रहती है वो या तो मुशर्रफ के पास रहती है, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रहती है। सो हम लोग क्या देखते हैं, इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि मिलिट्री वाले बंदे को तो जनता ने नहीं चुना था पाकिस्तान की, ना ही मुशर्रफ को पाकिस्तान की जनता ने चुना था। जनता ने किसको चुना था, नेशनल असेंबली के लोगों को, प्रोविंशियल असेंबलीज को लोगों को। लेकिन मेन डिसीजंस कौन ले रहा है यहाँ पे, तो मुशर्रफ ले रहा है, मिलिट्री ले रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री था उस वक्त? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ड्यूरिंग उस अगर उस ड्यूरिंग को देखा जाए तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो वो होती है ना जहाँ पे फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, इलेक्टेड पर्सन के पास होनी चाहिए। जनता जिसको चुने उसके पास होनी चाहिए। जनता ने तो नेशनल और स्टेट असेंबलीज के बंदों को चुन रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे सारे डिसीजंस
किन के पास जा रहा है, मुशर्रफ के पास और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, ये तो जनता के द्वारा नहीं चुने गए हैं ना। सो इससे हम कह सकते हैं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी तभी स्टैब्लिश की जा सकती है जब फाइनल डिसीजन की पावर किसके पास हो, इलेक्टेड बंदों के पास हो, जिसको जनता चुने उसी के पास हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे एक आइडिया मिलेगा कि वीडियो मैंने कैसे बना रहा हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हो। और कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।